नमस्कार साथियों। बायोब्लॉगिक्स क्लासेस पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशली हमने बनाया है, जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दे लिया है। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो आंसर शीट्स है वो आना शुरू हो गई हैं। कुछ ही दिनों में मेरिट्स भी आ जाएंगी। और जैसे कि मैंने 15-20 दिन पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि सरकार की बहुत स्ट्रांग मंशा है कि आने वाली दिवाली से पहले जो जितने भी अभ्यर्थी जो इंटरव्यू राउंड से जस्ट वंचित है, उनका इंटरव्यू करवा करके उन्हें पोस्टिंग उनको देनी है। तो ऐसे में अब आपके पास, मैं ये समझता हूं कि आप समय कम है, अब आपको एकदम जो तैयारी, जो अभी आपका जो 1-2 महीने बीच में निकले हैं, वो जो आलस है वो त्याग देना चाहिए और अभी से वापस से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने द बायोब्लॉगिक्स क्लासेस पर आज का ये जो वीडियो बनाया है। इस वीडियो के में आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बात इसमें ये बताऊं कि ये जो वीडियो है इसको बनाने से पहले मैंने मेरा खुद का इंटरव्यू और जो मेरे कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे कुलीग्स हैं अलग अलग पीएससी में, किसी ने यूपी पीएससी में, किसी ने हरियाणा पीएससी में, किसी ने एमपी पीएससी में, और जो आरपीएससी के भी काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब से करीबन 25-30 लोगों से बातचीत करके जो मैंने सार निकाला, जो मेरा अनुभव है पिछले 13-14 साल की पढ़ाने का और उससे पहले इंटरव्यू देने का, ये सारा निचोड़ मैंने इस इंटरव्यू में दिया है। ये वीडियो नो डाउट थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं कि जब आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली, जो आप इससे चाहते हैं। और मैं बहुत कन्विंस्ड हूं इस बात को लेकर के कि ये जो 4 स्टेप मैं बताने वाला हूं, और खास करके तीसरा और चौथा स्टेप जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, अगर आप उसको फॉलो भी कर लेंगे तो भी आपको इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगी। और इंटरव्यू जब आपका अच्छा जाएगा उसके बाद मुझे आप डेफिनेटली थैंक यू बोलेंगे, कमेंट करके भी बोलेंगे, कैसे भी करके बोलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली मददगार होगा। अगला जो आधा घंटा है, करीबन आधा घंटे के लगभग, हम इंटरव्यू के जो 4 सीक्रेट स्टेप्स हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो 4 सीक्रेट स्टेप्स हैं, ये आपके 4 ऐसे कदम होने वाले हैं जिन चारों एरिया पे आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए काम करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू, 4 सीक्रेट स्टेप्स फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू राउंड। चलिए साथियों, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू राउंड है, जो हमने, जैसा कि मैंने कहा, एक जनरल हमने प्रिपेयर किया है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है। ये जो वीडियो है ये सभी सब्जेक्ट की जो तैयारी है उसको ध्यान में रखते हुए एक जेनरिक वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार इंटरव्यू जो है वो उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला जो पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ पैनल। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो जो चैम्बर में आप, जिस रूम में आप एंटर करेंगे, आपके सामने कुछ लोग बैठे होंगे। उन लोगों का ये जो समूह है, इसे हम इंटरव्यू पैनल कहते हैं। और इंटरव्यू का जो पैनल है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे कोर आदमी होगा वहां पे, कोर पर्सन जो होगा, वो होगा आरपीएससी का ही एक मेंबर, जो मैंने यहाँ पे येलो से मेंशन किया है, आरपीएससी मेंबर। ये इस पूरे पैनल के मॉडरेटर होंगे, यानी पूरा पैनल कब कब क्या क्या बात करेगा ये इनिशिएट करेंगे, ये शुरुआत करेंगे। ये कहेंगे एक्सपर्ट से कि सर आप पूछिए, दूसरे को कहेंगे सर अब आप पूछिए। तो हमें ये समझना है कि एक आरपीएससी मेंबर होगा डेफिनेटली, और 2 या 3 एक्सपर्ट, जनरली जो अभी तक इंटरव्यूज हुए हैं उनमें मैंने देखा है कि एक्सपर्ट 1, एक्सपर्ट 2 और एक्सपर्ट 3, यानी 3 एक्सपर्ट होंगे। अब एक चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है कि चूंकि आरपीएससी की जो कार्यप्रणाली है, और पिछले दिनों जो पॉलिटिकल सिनारियो हुआ है उसमें आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं बहुत श्योर हूं कि जो इंटरव्यू के जो पैनलिस्ट हैं वो आउट ऑफ स्टेट से आएंगे, बिकॉज जिस तरह के एग्जाम अभी कुछ सब्जेक्ट्स में है, जैसे कि खासकर जोलॉजी में, ये बहुत क्लियरली एविडेंट है, बहुत क्लियर है कि जो जिन्होंने पेपर बनाया है वो आउट ऑफ स्टेट है और अच्छे लेवल का जो है वो पेपर बना है। तो मैं इस बात को लेकर के काफी होपफुल हूं कि इंटरव्यू के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आउट ऑफ स्टेट्स आएंगे। तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर उस लेवल का हमें करना चाहिए। तो पैनल में जो पांचवा बंदा होता है, 2 भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, चौथा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है, डिपेंड करेगा। पर जनरली एक आरपीएससी मेंबर, 3 एक्सपर्ट और एक कई बार साइको एनालिस्ट रखा होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को, उनको जज करता है। ठीक है, ये पैनल की संरचना है। अब आगे अगर अपन बढ़े, अब हमें ये देखना है कि जब आप अंदर जाएंगे पैनल के सामने और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए उनके सामने मुखातिब होंगे, जैसे ही आप बातचीत शुरू करेंगे, तो एक पैनलिस्ट जो होता है, जो जितने भी पैनलिस्ट हैं, वो आप में क्या देखता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। चलिए ये बात शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने क्लियर लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ पैनल फ्रॉम यू। आपकी, आपसे पैनल की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो आपसे चाहते हैं।
देखिए 4 चीजें हैं जो पैनल आप में देखना चाहता है। सबसे पहली चीज वो ये चाहता है कि जो सामने वाला बंदा है, जब इसको मैं सेलेक्ट करूं, इस बंदे में सबसे पहला गुण ये होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए वो आया है उस सब्जेक्ट का ये एक्सपर्ट है बंदा। ठीक है, यानी आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए। दूसरा, वो एक अच्छा टीचर होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप किसके लिए इंटरव्यू दे रहे हो? असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बनोगे तो कॉलेज में आपके दो मुख्य काम होंगे। अब दोनों कामों पर अंडरलाइन कीजिए। अब ज्यादातर साथी क्या समझते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं मिलता हूं और जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, मेरा ऐसा अनुभव है कि मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि उन्हें केवल किताबें रटनी है, कॉन्सेप्ट्स रटने हैं, आपसे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, बहुत अंडरलाइन करके मैं ये बात कह रहा हूं, जिस तरह आपने थ्योरी की तैयारी की उससे बहुत अलग आपकी इंटरव्यू की तैयारी होने वाली है। थ्योरी में केवल और केवल नॉलेज था, इसमें 3 चीजें और हैं। तो जो दूसरी तीसरी चीज है वो क्या है? आप एक अच्छे टीचर भी होने चाहिए, बिकॉज मैंने अभी आपको कहा जब आप प्रोफेसर बनेंगे तो आपसे 2 जिम्मेवारियां होंगी। पहली, आप एक अच्छी टीचिंग कराएंगे और दूसरी, रिसर्च करवाएंगे। ये जो दूसरी वाली बात है, इसे जरूर कान खोल करके सुन लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज 50-60% से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, यूजीसी के नियमानुसार ही कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं देश भर के, वो चलते हैं। और यूजीसी जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो आपका जो आंकलन होगा, वार्षिक आंकलन, जिसके आधार पर आपको आगे चल के प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन वगैरह मिलेगा, उसमें 2 चीजें, यानी आपने कैसा पढ़ाया और आपने कैसी रिसर्च की। तो रिसर्च एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। बनिस्पत के जो अदर टीचिंग एग्जाम है, स्कूल टीचर वगैरह में रिसर्च का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिसर्च का क्राइटेरिया ऐड होता है, इसलिए दोनों चीजों पर हमें फोकस करना है। बट यहां पर रिसर्च का वो क्या देखेंगे अभी अपन बात करते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज में करेंगे वो है, क्या आप एक अच्छे टीचर हैं? यानी सामने वाला जो बंदा है, पहला गुण उसमें अच्छे ज्ञान का है और दूसरा गुण है कि उसमें अच्छे टीचर की योग्यता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है। अगला, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत सोबर है, बहुत ही मन लुभावन, बहुत ही सौम्य उसकी जो छवि है वो सामने आ रही है। उसकी जो बातचीत है वो बड़ी सदी हुई है, भाषा जो है बड़ी शुद्ध है। इस तरह की जो चीज है वो पर्सनैलिटी की बात भी इसमें होगी। और जो चौथी चीज, क्योंकि एक्सपर्ट जो होंगे, आरपीएससी का जो पैनलिस्ट होंगे, वो तो बस खाली बात की शुरुआत करेंगे, थोड़ा बहुत बात को शुरू करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट जो आ रहा है वो अपने सब्जेक्ट में, जैसे मैं जूलॉजी सब्जेक्ट की बात करूं तो जूलॉजी सब्जेक्ट का किसी न किसी एक एरिया में काम करने वाला कोई ना कोई अच्छा यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट, एसोसिएट या फिर प्रोफेसर कैडर का आदमी होगा। और प्रोफेसर कैडर का अगर आदमी होगा तो डेफिनेटली उसने डेफिनेटली अच्छी रिसर्च की होगी। हो सकता है जब आप अपनी बातचीत रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो रिसर्च इंटरेस्ट है आपकी बात से मेल खा जाए और आपसे वो प्रश्न पूछने लगे अपने रिसर्च के बारे में। तो थोड़ा सा एक चौथा एस्पेक्ट मैं जरूर जोड़ूंगा, आपके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड है क्या? ये 4 गुण कोई भी पैनल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, उनमें ये 4 चीजों की खोज करेंगे। और जब मैंने ये कहा कि ये 4 चीजों की खोज करेंगे, तो सीधी सीधी बात क्या हो गई, ये हो गई, सॉरी, सीधी सीधी बात ये हो गई कि इंटरव्यू का जो फॉर्मेट होने वाला है वो भी इन 4 चीजों पर ही होने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का नॉलेज चेक किया जाएगा इंटरव्यू के फॉर्मेट में। दूसरा, रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है आपका, किस तरह से आप रिसर्च को हैंडल करते हैं या फिर किस तरह से रिसर्च के संबंध में पूछा गया जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं, ये भी एक एडिशनली इंपॉर्टेंट होगा। इस बात को हल्के में मत लीजिए, ठीक है? मैं इसलिए बार बार इसको दूसरी बार मैं जोर देकर कह रहा हूं। टीचिंग फिलॉसफी आपकी क्या है, किस तरह से आपकी शिक्षण पद्धति है, किस तरह से आप कोई टॉपिक जब आप पढ़ाते हैं तो किस तरह से उसको शुरू करते हैं, किस तरह से आप बच्चों को क्यूरियस बनाते हैं, जिज्ञासु बनाते हैं, किस तरह से आपकी क्लासरूम टीचिंग है, ये भी अपन एक एक चीज करके भी देखेंगे। और मैंने कहा आपको इस वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, ऐसे टिप्स जो कोई भी वीडियो में, और मैं पहले भी बताया, एक बार फिर बात बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है उसको बनाने से पहले मैंने कम से कम 25-30 लोगों से बात की है, अलग अलग, न केवल आरपीएससी, बाकी हरियाणा पीएससी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो अदर एग्जाम्स से जो मेरे साथी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, उनसे मैंने पूछा है। और मैंने मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैंने ऐड किया है। तो ये सारी बातें मैं ऐड करके बोल रहा हूँ। तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा टीचिंग फिलोसफी। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो दिखता नहीं है लेकिन एक बंदा, जो मैंने कहा साइको एनालिस्ट या कोई भी पर्सनैलिटी, तो आपके सामने भी अगर कोई बंदा आता है तो अपन पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पर्सनैलिटी के रूप में भी, पर्सनैलिटी के मापदंड पर भी आपको आंका जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे अपन बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट,
अब कैसे तैयारी करें? तो मैं सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आप जूलॉजी के हो सकते हो, जैसे मेरा जूलॉजी है, बॉटनी हो सकता है, साइंस के अलावा ह्यूमैनिटीज हो सकता है, आप भाषा के विद्यार्थी हो सकते हैं, आप इतिहास आपकी इतिहास से तैयारी कर सकते हो, आप कॉमर्स के भी हो सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप गौर करेंगे तो हम जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहाँ आपने जब फॉर्म भरा था तो आपकी जो न्यूनतम योग्यता थी, मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, वो क्या थी? मास्टर्स डिग्री प्लस नेट। मास्टर्स डिग्री का मतलब है कि जब आप मास्टर्स का, मैं बहुत बार मेरी क्लासरूम में भी मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एमए, एमएससी, एमकॉम को हल्के में मत लीजिए। बिकॉज जब आप एमएससी को फुल फॉर्म बोलते हैं तो हम कहते हैं मास्टर्स ऑफ साइंस। नाम में ही झलकता है कि साइंस का ये मास्टर है बंदा। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स में ये मास्टर है। मास्टर्स इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स में ये बंदा मास्टर है। और जब हम ये बात कहते हैं मास्टर्स, तो इसका मतलब खाली ये नहीं है कि ठीक है हमने एक शब्द बोल दिया और हो गया। इसके अंदर एक वजन है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप, जैसा कि मैंने कहा, एक मास्टर हो आप और प्लस आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की है, तो नो डाउट आपका सब्जेक्ट तो अच्छा है ही। तो इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, आप देखेंगे मास्टर, उसको अंडरलाइन किया है, द सब्जेक्ट। आपको सही मायने में अपना जो सब्जेक्ट है उस पर एक मास्टरी, उस पर एक महारत हासिल करनी होगी। अब आप, ज़्यादातर बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, बोले सर महारत का कोई एंड नहीं होता। हमें एंड करना भी नहीं है। हमें कोई, आपको आपको प्रकांड पंडित पंडित नहीं बन के जाना है। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर आप इंटरव्यू के लिए चुने गए हो तो नो डाउट आप मेरिट में तो आए हो, और जब आप मेरिट में आए हो इसका मतलब आपने रिटन में अच्छा परफॉर्म किया है। आपने जीके और जो पहले दूसरे जो दोनों पेपर हैं उनको मिला करके अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब आपका नॉलेज तो सही है ही, आपने पढ़ा तो है ही, इसीलिए आप सेलेक्ट हुए हो। हाँ, कोई ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि आपके जो नंबर है वो कट ऑफ से कितने ऊपर या कितने नीचे जाएंगे, ये नहीं सोचना। तैयारी सब बराबर करके जाएं। ठीक है, जो इंटरव्यूअर होंगे, जो पैनलिस्ट होंगे, उनको नहीं पता होगा कि आपके कितने नंबर कम हैं, कितने नंबर ज्यादा हैं, इस बात का विश्वास रखिए। बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इस बंदे के कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा हैं। ठीक है, और मैं तो बहुत बार मानता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी आपके आपके इंटरव्यू के दौरान ये फिक्स है कि 24 नंबर का इंटरव्यू, बाकी सब आपका रिटर्न है उसमें ही फिक्स हो गया। जब हमने इंटरव्यू दिया था, या फिर और भी बाकी जो हमसे भी पुराने लोग हैं, तब तो इंटरव्यू नॉकआउट होता था। आपने चाहे बटे में से बटा नंबर लाए होंगे, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं किया तो आप घर जाओ। तो आप बहुत अच्छे, आप अच्छी पोजीशन में हो। अगर आपके रिटर्न में अच्छे नंबर हैं तो आपको कम नंबर चाहिए, लेकिन पैनलिस्ट को नहीं पता होगा ये सारी चीजें। इसलिए अपना जो सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है पूरी तैयारी की, वो है मास्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें तैयारी करनी है। कैसे करनी है? जैसा कि मैंने बताया, आपका, आपने इंटरव्यू, सॉरी, आप इंटरव्यू राउंड के लिए अगर क्वालिफाई हुए हो तो नो डाउट सीधी सी बात है कि आप में इतना नॉलेज तो है ही। तो हमें अब क्या करना है? फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट और टॉपिक। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके जो कोर टॉपिक्स हैं, मैं कहूँ जैसे कि मैं जूलॉजी हूँ तो नो डाउट प्राणी शास्त्र के जो कोर टॉपिक हैं, जो एनिमल्स के बारे में जो जानकारियां हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन है, ये हमें मुझे आना चाहिए। मैं वहां जा करके कोई मेरे से कोई जंतु के बारे में पूछ ले और मुझे कुछ ना आए, ठीक है, वहां पर ये ना कहें कि नहीं सर एनिमल टेक्सोनॉमी हमें नहीं आती, या फिर एनिमल क्लासिफिकेशन तो हमें नहीं पता, आप तो कुछ और पूछ लो। ये नहीं होगा, इसमें आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। अगर आपने बॉटनी से कर रहे हो तो प्लांट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री से तो आपकी बेसिक केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। कॉमर्स में अगर अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो जो कोई भी जो आपका टॉपिक है, मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, उसके जो कोर सब्जेक्ट हैं या जो कोर टॉपिक हैं उनको जरूर पकड़ें, और उनमें भी क्या करें? ब्रश अप द कॉन्सेप्ट। और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें फ्रेश कर लें, ब्रश अप कर लें उनको। उनके ऊपर जो धूल जम गई है 1-2 महीने में, उन्हें झाड़ लें, और झाड़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ही रेडी हो जाएंगे। ठीक है, वापस अब कुछ लोग मेरे से ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब पे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि सर वापस से सिलेबस एक बार करना है क्या? नहीं करना भाई, सिलेबस नहीं करना। आपको बस ब्रश अप करना है। आपको मेन मेन कॉन्सेप्ट्स देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स है जो आप सिलेबस जरूर देखें। एक चीज जरूर ध्यान रखें, आप आप यूजीसी का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी तक का सिलेबस देखें। हो सकता है आप कहीं पढ़ा रहे हो तो वो आपके लिए एक एडवांटेज नो डाउट होगा। ठीक है, अपन टीचिंग पे भी बात करेंगे। डोंट स्टॉप एट द बेसिक्स। ये प्रश्न मुझे बहुत सुनने को मिलता है, सर हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, मेन मेन चीजें देख ली, सफिशिएंट होगा क्या? नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, और प्रोफेसर एक बहुत जिम्मेवारी, प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर बहुत आचार्य, आचार्य बहुत बड़ी चीज होता है। इसलिए बेसिक्स पर ना अटकें, किसी भी स्तर, किसी भी टॉपिक को तैयार जब करें उसे एक स्तरीय तैयारी दें, उनका लेवल अच्छा रखें। पता चला कि आप जो टॉपिक, जैसे मान लो मुझे कोई चीज पूछ ले एज एन इंटरव्यूअर, मैं पूछूं कोशिका के बारे में, एक छोटी सी बात है, और कोई बंदा मेरे सामने जो कोशिका के जो 7वां 8वीं या 10वीं 12वीं क्लास तक का जो कोशिका का जो ज्ञान उनकी किताबों में होता है, केवल वही
एक्सप्लेन करके चला जाए, वो उस तक पहुंचे ही नहीं जो एमएससी लेवल तक पहुंचते पहुंचते उसे आना चाहिए, तो क्या मैं एज एन इंटरव्यूअर, क्या मैं उसके ज्ञान का आकलन उस स्तर पर कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर आपसे कोशिका के बारे में पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारी जो न्यूनतम योग्यता है वो एमएससी, एमए, एमकॉम है। आपको उसी स्तर का उत्तर देना है, आपको उसी स्तर का पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे डोंट स्टॉप एट द बेसिक्स। ठीक है, ज्यादातर कई बच्चों को ये बीमारी होती है कि बस हाँ सर वो हमने पढ़ लिया है, और मैं तो बायोलॉजी में और साइंस में तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, सर हमने एलन की शीट पढ़ ली है। अरे भाई एलन की शीट तो 12वीं लेवल में है, कहाँ आप एमएससी की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो? थोड़ा सा ऊपर बढ़ना होगा, आपको स्टैंडर्ड बुक्स में जाना होगा, तो आपको कुल मिलाकर के अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने। लास्ट में मैंने लिखा है शो लेवल ऑफ योर्स, आपको अपना स्तर दिखाना है। मैं यही बात कह रहा हूं इतनी देर से, आपको स्तरीय तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे। तो जैसा कि मैंने कहा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की दो जिम्मेवारियां होंगी जब आप ज्वाइन करेंगे, आपको बच्चों को पढ़ाना है और साथ साथ आपको शोध में भी कंट्रीब्यूट करना है। ऐसे में, और जैसे मैंने एक चीज और बोली कि जो जो पैनलिस्ट हैं, जो पैनलिस्ट होंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, वो अपने अपने विषय के पंडित होंगे, अपने अपने विषय के प्रोफेसर होंगे। और जो प्रोफेसर होंगे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने डेफिनेटली कुछ न कुछ एरिया में अपना शोध कार्य किया होगा। तो एक नेचुरल सी उनकी एक इंक्लिनेशन, उनका एक झुकाव जो है वो हो जाता है कि सामने जो मेरा बंदा बैठा है, जो आगे चलकर प्रोफेसर यानी मेरी लाइन में आने वाला है, इसमें मैं ये देखूं कि क्या इसमें रिसर्च के गुण हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने लिखा कि ये रिसर्च क्यों 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 रिसर्च के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मेरा उत्तर आप लोगों को मिल गया। क्यों? क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो उसमें दो चीजें हैं, क्या है? टीचिंग होगी और क्या होगा? रिसर्च होगा। तो ये एक क्रूशियल टॉपिक है, इसलिए रिसर्च को मैं कह रहा हूं कि रिसर्च पर जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं और वहां पर पैनलिस्ट आपको, मतलब आपसे 10 सवाल पूछे, आपने 7-8 सवाल बहुत अच्छे से उत्तर दिया, लास्ट में जाते जाते उसने थोड़ा सा रिसर्च का कीड़ा छेड़ दिया और आप पूरे इंटरव्यू में धराशायी होकर धड़ाम से गिर पड़े और आपके जो नंबर जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपको रिसर्च के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे आपका इंटरव्यू के अंदर नंबर बाद में हो, तो कई बार ऐसा होता है कि पता चल जाता है कि फलान जी हैं इंटरव्यू में, या फिर फलां आदमी है, फलां प्रोफेसर बैठा है। तो आप उस वक्त जरूर ये ध्यान रखें कि गूगल करें उसका नाम और वो जो रिसर्च एरिया उसका है, किसमें तैयारी कर रहा है। किसी ने पता चला कि यार शांतनु सर अंदर बैठे हैं पैनलिस्ट में, तो आपको गूगल करके ये देखना चाहिए कि शांतनु सर का रिसर्च किस पे है, बिकॉज एक नेचुरल झुकाव होगा डेफिनेटली। मेरा अगर मान लो रिसर्च मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, ठीक है, तो सामने वाला बंदा अगर मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित कुछ बताएगा तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ मेरे रिसर्च से रिलेटेड उसके उत्तरों में तलाशूंगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे भी ध्यान जरूर दें। केवल रिसर्च पे ध्यान नहीं देने की वजह से आपका इंटरव्यू कहीं खराब ना हो जाए। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट में क्या क्या विधाएं हैं रिसर्च की, क्या क्या एरिया है, ये भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और एक दो चीज मैं और कहूंगा कि जो लेटेस्ट अपडेट जो हो रही है, ठीक है, लेटेस्ट जो अपडेट हो रही हैं उनसे भी, ठीक है, जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं आपके विषय की, ठीक है, उनको तैयार करें। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट किस तरह से, जैसे मान लो मैं जूलॉजी का हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि जूलॉजी में अभी ताजा तरीन क्या घटित हो रहा है। बहुत आसान है आजकल तो, चैट जीपीटी, को पायलट, बहुत सारे एआई टूल है, आप समराइज करने को कहेंगे वो तुरंत समराइज कर देंगे, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी किसी पर्टिकुलर विषय पे किस तरह से एआई वगैरह का यूज करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आपको ज्यादा डिटेल में जानता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि पूरा एक वीडियो में आपको बना के दूं। ठीक है, तो गूगल भी कर सकते हैं, लेटेस्ट से थोड़ी सी आपको जानकारी उसमें होनी चाहिए। मैं जूलॉजी का हूं और मुझे ये पता ही नहीं है कि अभी पिछले सरकार ने साल 2 साल पहले एक नया अभ्यारण्य वो अभी कहाँ खोला है, कौन सी, हालांकि जीके का प्रश्न है लेकिन मैं इससे संबंधित कह रहा हूँ। ठीक है, मैं चूरू जिले का वासी हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ताल छापर में हिरणों से संबंधित क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, आप कॉमर्स के हो और अभी आज ताजा ताजा बजट आया है या फिर 15-20 दिन पहले बजट आया है, उसकी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, कुछ एक नया बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ताजा तरीन जो चीजें हैं इसको भी ध्यान दें कि आप लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनको अभी से फॉलो करना शुरू कर दें, क्या क्या हो रहा है। एक जीके का ही पार्ट है ये, वैसे यूं मान लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और, जब रिसर्च की बात करते हैं तो एक चीज और जो आती है क्या है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए 2 सजेशन 3 सजेशन मेरी ओर से आपको ये मुफ्त है। मुफ्त तो क्या है, अगर आपने पीएचडी कर ली है तो, और अगर कहीं बात चली और वो पूछ ले आपसे कि आपने पीएचडी की है क्या, या फिर आपने जब इंटरव्यू, आपने जब इंट्रोडक्शन दिया
ठीक है, पूछा कि आपका नाम क्या है, बोले साहब डॉक्टर शांतनु डावी, तो ऑटोमेटिकली तो होगा आपने पीएचडी की है। तो हो सकता है कोई तपाक से पूछ पड़े, अच्छा किस में किया आपने पीएचडी? तो यहाँ से एक चीज हमें याद क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपने पीएचडी की, आर यू डूइंग पीएचडी और हैव डन पीएचडी और एमफिल अगर की है, तो समराइज योर रिसर्च प्रोजेक्ट और टॉपिक। अगला कह सकता है ठीक है आपने जो पीएचडी की उसको जरा समराइज कर दो, बेटा जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या किया आपने। ठीक है, तो हमें पहले से ही तैयार रहना है, आपकी जो थीसिस है उसे पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, बहुत ढंग से। ठीक है, की फाइंडिंग्स, और ये भी पूछा सकता है कि ठीक है वो आपने, ठीक है आपकी समरी समझ में आ गई, आपने आपकी ये जो थीसिस है वो आपने सबमिट की, इसकी की फाइंडिंग क्या है, मुख्य जो खोज है वो आपने क्या की, क्या निकला इससे। और जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि अगर कोई फंसाना चाहे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज चेक करना चाहे, तो ये जरूर पूछेगा कि इस आपने जो रिसर्च की है इससे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है सोसाइटी के लिए। मैंने गोला किया हुआ है, यानी समाज के लिए आपका द्वारा किया गया जो खोज कार्य है वो किस तरह से, रिसर्च कार्य, शोध कार्य, खोज तो मैं क्या कहूंगा, शोध कार्य जो है वो किस तरह से समाज के लिए उपयोगी है, जरा इस पर व्याख्या कीजिए, इस पे 5 बातें, 5 मिनट प्रकाश डालिए। तो ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, तो इस बात का भी उत्तर दें। एक चीज और लगे हाथ में, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन मुझे सडनली जाना है, एक प्रश्न जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम आपका सिलेक्शन क्यों करें, हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में क्यों चुने। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको होना चाहिए। और अगर अब आप कहोगे कि सर इसका उत्तर ही बता दो, ये सब्जेक्टिव आंसर है प्रश्न, ये इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस हिसाब से आपको, अगर आप पहले से कोई जॉब में हो, कल को ये बात भी आ जाए कि साहब आपको, आप पहले से जॉब में हो, कोई और जॉब में हो टीचिंग के अलावा, ठीक है, मान लो मैं बैंक में हूँ, आर्मी में हूँ, ठीक है, या फिर कोई एलडीसी हूँ, सिविल्स में हूँ मैं, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर देने जा रहा हूँ, तो ये जो परिवर्तन है इसका भी एक सटीक उत्तर आपके पास होना चाहिए कि क्यों, ऐसा क्या है इसमें। ठीक है, और ध्यान रखें केवल ये ना हो कि सर इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, बोलें जरूर लास्ट में कि नो डाउट सर ये तो है ही, इसके अलावा जो वित्त है, जो पैसा है वो अच्छा मिलता है और एक मान सम्मान है। और इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता है वो है कि जो टीचर जो है उसकी जो इज्जत है वो एक अच्छी चीज इसमें ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा हमें आदर्शवादी बात बोलनी है, सीधी सी बात है। ठीक है, रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी। अब आपने तीसरा प्रश्न जो आपकी थीसिस है उससे ये आ सकता है कि आपने कौन कौन से रिसर्च मेथड्स यूज किए। अगर साइंस के स्टूडेंट हो सकता है कोई आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो, माइक्रोस्कोप लिया हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया हो, उसके बारे में दो दो चार बातें पूछ ले आपसे। और अगर कोई ह्यूमिडिटी के आपने सर्वे किया है तो क्या किया है, कौन सा मेथड है, तो रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी क्या है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लें तो उचित रहेगा, आप फंसेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं, टीचिंग स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां से शुरू हो जाता है। बिकॉज एक कॉमन सा ही ट्रेंड है कि कुछ आपसे सवाल जवाब होंगे, पहले सामान्य बातचीत होगी, आपको कंफर्ट देने का कोशिश किया जाएगा, पहले आपसे सामान्य बातचीत होगी, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये वो छुटपुट बातें, जो मॉडरेटर जो है, आरपीसी के जो मेंबर है वो ये काम करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो गए हैं, बैठ गए हैं, और आपकी जो धड़कन है वो थोड़ी सी सामान्य हो गई, हालांकि पूरी तो एंड तक ही नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी सी सामान्य हो गई है तो अब मुद्दे की बात करते हैं। और फिर कुछ देर तक मुद्दे की बात करने के बाद कहेंगे अच्छा ठीक है आप क्या पढ़ाएंगे, तो क्या ध्यान रखना है ये बातें मैंने लिखी है। मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर फ्यूचर जॉब, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं उसका सबसे क्रूशियल पार्ट उस इंटरव्यू सेशन का यही है। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट है ये क्या लिखा है, लर्न और नो स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स। आपको क्या सीखना चाहिए, स्टूडेंट को एंगेज करने की टेक्निक सीखनी चाहिए। कैसे सीख सकते हैं, आपने जब आप इस स्तर पर आए हो तो कोई ना कोई अच्छा टीचर आपको मिला होगा, और अच्छे टीचर से, अगर कोई ऐसा टीचर था डेफिनेटली होगा कि जो आपको क्लास में आने के बाद पता नहीं चल पढ़ने देता था, तो स्टूडेंट को एंगेज करने के तरीके देखें। जैसे कि मैं बार बार, जैसे मैंने, एक तो होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो आपने लिखना शुरू कर दिया, अब बोर्ड टीचिंग पे भी एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर पैनल सामने बैठा है तो यूं नहीं कि आप इधर होकर के और बस लिखना शुरू हो गए और बस इधर ही बोल रहे हैं, तो आप 0 नंबर आ गए आपके। ठीक है, आपको टॉपिक लिखना है, फिर इधर मुखातिब होना है, थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है, फिर एक कोई पॉइंट लिखना है, फिर एक बात बोलनी है, दोनों तरफ संवाद चलता रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आप अच्छे टीचर हैं तो पैनलिस्ट को भी स्टूडेंट मानते हुए आपको ये पूछ लेना कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपके बहुत अच्छा इंप्रेशन इसमें पड़ेगा। तो लर्न, ये सीखिए कि स्टूडेंट एंगेजमेंट तकनीक क्या क्या होती है, थोड़ा सा गूगल करेंगे बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, पढ़ तो जरूर लीजिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, कौन कौन सी है, आईसीटी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मूक क्या होते हैं, मूक्स, ठीक है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या होते हैं, और इसके अलावा एआई का जो उपयोग है
आपसे कोई प्रश्न पूछ ले ट्रिकी, कैसे क्या करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जब बना देंगे तो क्या एआई का उपयोग करोगे, बताओ क्या करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस लेवल पर भी तैयार रहे। क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, धीरे धीरे प्रमोट होकर के एक बड़े लेवल पे आओगे, तो आपको क्यूरिकुलम डेवलपमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दूंगा, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट या इंटरव्यू के लिए जाने से पहले टीचिंग के लिए अगर कुछ चीज जो आपको 100% पढ़ लेनी चाहिए, वो है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसकी हायर एजुकेशन के लिए जो जो रिकमेंडेशन है वो जरूर 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 पढ़ के जाएं, क्योंकि क्यूरिकुलम डेवलपमेंट ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो। तो एनईपी के हिसाब से हायर एजुकेशन में क्या क्या नवाचार हुए हैं, कोई अगर नवाचार हुआ, जैसे मैंने कहा आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट, अगर कोई सरकार की पॉलिसी आई है हायर एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेजेस को लेकर के, उसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। सो सारी एक्सट्रीम लाइन आपको अपनी तैयारी रखनी है। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स है, कोई ऐसी विधा है आपने आपने अभी अगर आपने पढ़ाया है या फिर कहीं देखा है, तो वो आप एड ऑन कर सकते हैं कि सर इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है। बोर्ड टीचिंग, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन सारी चीजें विस्तार में बतानी जरूरी है, वरना मजा नहीं आएगा, कोई चीज का आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं। बोर्ड टीचिंग, बोर्ड टीचिंग जो भी मैं बातचीत कर रहा हूँ आप सबसे, मुझे तो शायद, मैं तो खैर कैमरे से कर रहा हूँ, कैमरे को इफेक्टिव पढ़ाने के लिए कैमरे को ये मानना पड़ता है कि सामने बंदे बैठे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि फुल खचाखच भरी हुई क्लास है। जब तक मैं ये नहीं मानूंगा, मैं इफेक्टिवली आपसे बातचीत कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं मेरे सामने जो स्क्रीन होगी उसी पे देखता रहूंगा कि यार ये क्या है, तो आप जब वीडियो देखोगे तो आप मेरे से कम्युनिकेट या फिर मेरे से अटैच नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो बोर्ड टीचिंग, जैसे मैंने एक टिप अभी पीछे दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ इंटरव्यू। जैसे ही आपको कहेंगे कि हाँ साहब ठीक है खड़े हो जाओ, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी है। एक अलग से वीडियो अपन बनाएंगे बोर्ड टीचिंग पे, क्या क्या 10 जो पॉइंट्स हैं, तो क्या किस तरह से पढ़ाएं, इस पे एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, जितना ज्यादा कमेंट्स आप करेंगे, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं, एक पर्टिकुलर छोटी छोटी कोई टॉपिक है, तो उस पर मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप मैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो बोर्ड टीचिंग के लिए अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, मैंने बताया आपको यहाँ पर। दूसरी, मैंने जानबूझ के ये शब्द लिखा है, ये देखिए क्या है, गेम चेंजर राउंड। मैं ऐसा मानता हूँ और मेरा निजी एक्सपीरियंस है, अगर आपने आपसे 10 प्रश्न पूछे, 5-6 गलत हो गए, ठीक है, नहीं आए, और जब आपकी बोर्ड टीचिंग की बारी आए और अगर आपने वहां पर छक्के मार दिए, शानदार सा एक टॉपिक पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया, मैं कह रहा हूँ सारे पाप धुल जाएंगे आपके, कोई नहीं पूछेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अपने आप में सबसे गेम चेंजर टॉपिक ही है, सॉरी गेम चेंजर पॉइंट है ये पूरे इंटरव्यू का, पूरा गेम बदल सकता है और गेम खराब भी कर सकता है। आपने सारे प्रश्न उत्तर दिए, लेकिन जब आप बोर्ड पे पढ़ाने गए तो 12 बज गए आपके, आप इधर से बस यूं 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 अपना अपना चला करके और धीरे से चुपके से जाके बैठ गए, कोई आपके डेफिनेटली अच्छे से नंबर काट लेगा, और कहीं ना कहीं आपको नीचा देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, क्या करें, प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। और एक टिप मैं दे देता हूँ, हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें देनी चाहिए, लेकिन मैं भी दे देता हूँ। सबसे सिंपल तरीका, आप घर पे एक बोर्ड ले आइए, सामने एक ट्राइपॉड ले लीजिए, ठीक है, मोबाइल लगाइए, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाइए, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, और तुरंत ना देखें। अभी मैंने मान लो रात को 10 बजे बनाया, ठीक है, मुझे सुबह देखना है उसको, क्योंकि जब आप तुरंत देखेंगे तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड अलग होगा, लेकिन आप सुबह देखेंगे, हो सकता है आप ही खुद ही कहोगे यार ये क्या पढ़ाया है, क्या है ये? ठीक है, आपको अपना इंप्रूवमेंट मिलेगा, कोई दूसरा क्योंकि अगर कोई दूसरा ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला आप अपना ही काम करें, अपने ही वीडियो देखें। अगर कोई आपके अच्छे मेंटर हैं, अच्छे टीचर हैं, कॉलेज के जो आपके टीचर हैं जहाँ से आपने एमएससी एमए एमकॉम किए, तो नो डाउट आपके मेंटर गाइड या टीचर रहे होंगे, उनसे संपर्क करें, उनके टच में रहें, उनको पूछिए कि सर कैसा है। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट हो तो अपन बात करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, और प्रिपेयर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। ऐसा नहीं कि आपने कोई पर्टिकुलर, बस आपकी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, मैं डीएनए की संरचना याद करके चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना याद करके चला गया, कोशिका विभाजन याद करके चला गया, और वहां और मुझे बहुत डर लग रहा है कि यार मुझे अमीबा की संरचना नहीं आती, और पता चला जाते ही उसने कहा कि ठीक है बेटा अमीबा की संरचना पढ़ा दो, तो मामला बिगड़ जाएगा। वैरायटी ऑफ टॉपिक हर यूनिट में से कुछ ना कुछ आप जरूर छोटे छोटे कंसेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं उन पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनैलिटी, ये तो कुछ ही है
ठीक है, ये तड़का लगाती है चीज। ठीक है, जैसे अपन खाना खाना बनाते हैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन उस पर अगर तड़का लग जाए तो मजा आ जाता है। तो ये जो चौथी चीज है, ये तड़का लगाती है। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपका सॉरी आपने बहुत अच्छा नॉलेज है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा भी दिया, आपने रिसर्च का भी अच्छा ज्ञान है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में अगर दम नहीं है तो हो सकता है यहाँ पे मार्क खा जाए। और पर्सनैलिटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या चीजें साथियों? एक पूर्णल एट्रीब्यूट्स, यानी किसी बंदे की पर्सनैलिटी के निजी गुण धर्म, और उसकी सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की वैसे तो पूरक होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग अलग करके लिखा है। आपको दोनों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, क्या किस तरह से आप बोलते हो, ठहराव कितना है, भागे भागे बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें यही चीजें जब आप वीडियो बनाओगे अपने बोर्ड टीचिंग का, तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं एक चीज जरूर लिखूंगा यहाँ पे, हालांकि आगे आएगी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से, ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। क्या लिखा मैंने? भाषा की शुद्धता। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाषा, और मैं लिख रहा हूं, वहां आप बोल रहे हो भाषा। ठीक है, ठीक है, आपको बोले कि वो बहुत कुशल है। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आपका उच्चारण भी सही होना चाहिए, आपकी ग्रामर भी सही हो। ठीक है, कुशल है। ठीक है, मंगलवार न आए, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप अगर हिंदी में बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ पृष्ठवंशी, जैसे जंतु होते हैं, जंतु विज्ञान, पृष्ठवंशी, अपृष्ठवंशी, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, अगर आप लिख रहे हैं तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए। पता चला मैंने पर्सनैलिटी लिखा, गलत लिख दिया, ठीक है, तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो भाषा की शुद्धता पर डेफिनेटली काम करिए, आपकी सॉफ्ट स्किल में आता है। क्या क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जल्दी करते हैं अपन थोड़ा सा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाउट सॉल्विंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। हो सकता है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो एक जो इंटरव्यू रहा आपसे आउट ऑफ द बॉक्स एक काल्पनिक सवाल पूछ ले। अब आपको यहाँ नहीं कहना है कि, ऐसा नहीं कहना है कि सर ये तो कोई किताब में नहीं लिखा। जब आप जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, तो ये मानते हुए कि बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछेंगे, आपको आपके नॉलेज के अनुरूप उसका एक काल्पनिक जवाब देना चाहिए कि संभवतः ऐसा होगा। ऐसा नहीं कहना कि नहीं नहीं सर ये तो कहीं नहीं लिखा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं मेरे इंटरव्यू में बताऊं कि मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि ये जो कान है, ठीक है, और मानव का जब उद्विकास हुआ, ये जो कान है और ये जो नाक है, अगर ऐसा होता कि कान यहाँ आ गए होते और नाक यहाँ आ गया होता तो क्या होता? ठीक है, तो ये भी, हालांकि ये हाइपोथेटिकल सवाल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस बात पर कहीं हम पीछे ना हट जाएं, इस बात पर हम कहीं मतलब पीछे ना हट जाएं कि हमसे इस तरह के प्रश्न पूछ लें और हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो पर्सनैलिटी में ये चीजें आपको जरूर 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 ध्यान। तो पर्सनैलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी के बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, आपकी जो भाषा है उसकी शुद्धता हो, और आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग के गुण होने चाहिए। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो हाइपोथेटिकली हो, आपको बहुत सधे हुए अंदाज में उसका उत्तर देना है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछा है, जैसे पूछ ले कि फलाने देश की राजधानी क्या है, तो उसमें तो आप हाइपोथेटिकल आंसर दे ही नहीं सकते। तो उस वक्त बहुत संजीदगी के साथ हमें ये कहना है कि सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हमें ये नहीं बोलना कि सर मुझे नहीं आता, नकारात्मकता कम करके बोलनी है। तो अब ये सिंपल सा तरीका है कि सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप अंदाजा मार रहे हैं तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर संभवतः ऐसा है, जहां तक मैं समझता हूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, ये जो है इस पर जरूर काम कीजिए। ड्रेसिंग सेंस, अभी मैं एक ताज़ा तरीन उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के लिए इनवाइटेड था। बताना ठीक नहीं होगा कहाँ किस तरह, लेकिन आप यकीन करेंगे, जब मैं टी सेशन के लिए बाहर आया तो बाहर कुछ कैंडिडेट बैठे थे, और उसमें से एक कैंडिडेट बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का कोट पैंट और बिल्कुल वाइट कलर की टाई पहन करके खड़ा हुआ था, मतलब वहां बैठा था। मेरी पहली नजर में ही, और वो जो बंदा था उसका जो कॉम्प्लेक्शन था, जो स्किन कलर था, वो थोड़ा सा डार्क था, यानी कुल मिलाकर के उसकी पर्सनैलिटी पे वो सूट नहीं कर रहा था। तो पहली नजर में एक चुभने वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मैंने उसमें देखा। और जब वो इंटरव्यू के लिए आया तो इससे ये जो असहजता थी उसके अंदर भी नजर आई। बजाय इसके, अगर वो व्हाइट शर्ट, अगर आप टाई के लिए कंफर्टेबल नहीं है
कोई भी बंदा, मैंने आज तक टाई नहीं पहनी, मैं उस दिन टाई पहन के चला जाऊं तो मैं सारे दिन यही करता रहूंगा ऐसे ही बस, ठीक है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आपने कभी हील नहीं पहनी, उस दिन किसी के कहने पर हील पहन के चले गए, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका एक तरीका है कि आप अभी से जो ड्रेस पहन के जाने उसका चुनाव कर लीजिए, सिंपल सोबर कलर हो, ज्यादा ब्राइट, ज्यादा चमकीले, ज्यादा भड़कीले ना हो, और उन कपड़ों को अभी से ही पहनना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने देखा हो कभी, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है, जब मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो जो दूसरे राउंड अगर ओपनर खेल रहे हैं तो दूसरा और तीसरा नंबर का जो बंदा वो भी पैड बांध के हेलमेट पहन के बैठा होता है, तो जस्ट एक्लेमेटाइज। आपको यही करना है, आपको अभी से ही, अगर आप साड़ी पहन के, आपने साड़ी की हैबिट नहीं है, साड़ी पहन के जाना, तो अभी से डेली साड़ी पहन के कुछ देर चलिए, घूमिए फिरिए, जो सैंडल है वो अभी से खरीद लाइए, जो जूते हैं अभी से खरीद लाइए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप सहज होंगे, आप उनको, और एक चीज और मैं कहूंगा कि हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गेट खोल के कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन, और जब आप पहले 2-3 कदम रखेंगे, तो जो साइको एनालिस्ट होगा, अगर है तो, और ज्यादातर जो है, आपकी आपके ऊपर पैनी नजर रहेगी, हर चीज आपकी नोट की जाएगी। और अगर मान लो आप फालतू में वो पहले दिन ही फ्रेश जूते पहन गए और वो लेदर के जूते चुभ रहे हैं, आप ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, आपको कैसे उस पर बैठना है, कुर्सी को कैसे लेना है, उठाना नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, इस पे अपन फिर कभी बात कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं समराइज करूं सारी चीजों को, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा, सबसे पहली चीज, प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, या अगर आप घर पे हो, अगर दोस्तों का समूह है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन खेलिए आप, ठीक है, किसी बंदे को रख लीजिए कि यार मेरे से प्रश्न पूछा कर, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर अभी से आप तैयारी कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका, मैं ये मानता हूं कि इंटरव्यू के लिए आप थोड़ी सी कमी छोड़ देंगे, तो आपने जो जो मेहनत की है इतनी पढ़ लिख के, तो लास्ट में आप पीछे कहीं चूक ना जाए। मैंने कुछ चीजें नोट डाउन करके रखी है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, ठीक है, ज्यादा सही होगा मैं इसको इस तरह से लिखूं, कंक्लूजन, आर क्या है, ये करो साहब, क्या करना है, जैसा कि अभी मैंने बताया, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन एंड आंसर, ड्रेस प्रोफेशनली, कोई थंब रूल नहीं है कि साड़ी पहन के जाएं, सूट भी बहुत अच्छा लग सकता है, आप अगर कैरी अच्छा करती हैं तो, आपकी बॉडी टाइप से सूट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सोबरनेस हो, कहीं दिखावा नहीं, ठीक है, प्रोफेशनली एंड ओकेजनली। अब उसको क्या कर लिए, पहनना शुरू कीजिए, उन जूतों को पहनना शुरू कर दीजिए, वो शर्ट और पैंट जो सिलवाई है आपने या चयन किया उसका पहनना शुरू कर दीजिए, पहन के बैठिए कुर्सी पे, ठीक है, उसको कैरी कीजिए, वरना उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कोट पहनने की इच्छुक है, आप कोट पहन के बैठिए, पता चला उस दिन पहन रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एंड काम, कॉन्फिडेंट रहना है और काम रहना है, इसकी प्रैक्टिस, ये भी एक प्रैक्टिस का विषय, ठीक है। बहुत बहुत लंबे चौड़े शोध से ये तय हो गया कि खुश रहना भी एक प्रैक्टिस है, आदत है, कोई अंदरूनी चीज नहीं है। जो खुश रहते हैं वो खुश ही रहते हैं, और आपने देखा जो दुखी रहते हैं वो दुखी रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कूल और काम रहने की, कॉन्फिडेंट रहना, और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा जब अच्छी तैयारी होगी, और काम आपको रहना है। पहले प्रश्न का जो प्रश्न है उसको सुनना है, फिर सोच समझ के बोलना है, तो काम नहीं चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, प्रिपेयर सम क्वेश्चन, प्रिपेयर सम टॉपिक्स और क्वेश्चंस, उनको भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो था साथियों, हमने बहुत डिटेल में, एक बहुत विस्तृत अंदाज में, मैंने जो जितना भी मेरा अनुभव या फिर जितना मुझे सुनने और समझने का मौका मिला, जितना मेरा ज्ञान था, मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी में आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया है या फिर कुछ एक चीज़ें रह गई हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आई वुड रियली लव कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसमें क्या ऐड होना चाहिए, या फिर आपका कोई सुझाव हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। तब तक के लिए, अगले किसी वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत